दोस्तों, इस मुल्क की सियासत में जो खेल आपको पर्दे पर दिखता है, अक्सर पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही होता है। मिसाल के तौर पर इन साहब को देखिए, पहचान गए होंगे, असदुद्दीन ओवैसी, MIM के चीफ, विपक्ष के एक बड़े नेता। बेशुमार दौलत है, बेशुमार संपत्ति है, महंगी महंगी गाड़ियों से पार्लियामेंट आते हैं, और इन सब के बावजूद, इस दौलत के बावजूद, सबसे ज्यादा हमला मोदी पर करते हैं, अमित शाह पे करते हैं, RSS पे करते हैं, खुलेआम सरेआम कैमरे पर। कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं बीजेपी और RSS का खिलाफ था और इंशाअल्लाह था। अब ओवैसी साहब के हमले तो इतने तल्ख होते हैं मोदी और शाह पर, जितने शायद शरद पवार के नहीं होते, ममता बनर्जी के नहीं होते, अखिलेश यादव के नहीं होते, तेजस्वी के नहीं होते, जितने भी अपोजिशन लीडर हैं। लेकिन बाकी जो अपोजिशन लीडर हैं, सबके घर पे छापे पड़ते हैं, ED जाती, इनकम टैक्स जाता है। लेकिन ओवैसी साहब इतने हमले करते हैं, लेकिन आज तक इनके यहाँ ना कोई छापा पड़ा, ना ED, और बेशुमार दौलत है। तमाम सवाल तेलंगाना में लोग उठाते रहते हैं, अपोजिशन उठाता रहता है। आज तक शाह साहब ने छापा नहीं मारा, बल्कि उल्टे सिक्योरिटी दे रखी है इनको। सवाल यह है कि क्या ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है? क्या ओवैसी साहब और अमित शाह के रिश्ते बहुत अच्छे हैं? और ये सवाल मैं आज इसलिए उठा रहा हूं, इसलिए मौजूद है आज की तारीख में ये सवाल, क्योंकि एक बहुत बड़े गेम प्लान के तहत बीजेपी ने ओवैसी साहब को एक बार फिर कर्नाटक की रणभूमि में उतार दिया है। 3 महीने बाद कर्नाटक में चुनाव हैं और कांग्रेस की स्थिति बड़ी मजबूत है, बीजेपी बड़ी कमजोर विकेट पर है, मुसलमानों की वहां अच्छी संख्या है, और इसी बीच ओवैसी साहब वहां अवतरित हो गए। बकायदा ऐलान हो चुका है और इंशाल्लाह आने वाले MLA इलेक्शन के अंदर MIM पार्टी रियासत कर्नाटक के अंदर इंशाल्लाह कई जगह से MLA कैंडिडेट्स को छोड़ा जाएगा। अब दोस्तों, सवाल यह है कि इस वक्त कांग्रेस बेहद मजबूत विकेट पर है कर्नाटक में, और बीजेपी की जो इंटरनल रिपोर्ट है, वो इंटरनल रिपोर्ट कहती है कि चांसेस हैं कि कांग्रेस कैन विन द इलेक्शन, कांग्रेस ये चुनाव जीत सकती है कर्नाटक में। उसके 3-4 कारण हैं। पहला कारण यह है कि बीजेपी में इस वक्त जबरदस्त भीतरघात है, और जो उनके मुख्यमंत्री हैं बोम्मई साहब, और जो दूसरे सबसे बड़े नेता हैं येदियुरप्पा साहब, इन दोनों में तलवारें खिंची हुई हैं भीतर ही भीतर। दूसरा, करप्शन से लोग त्रस्त आ गए हैं। कर्नाटक की जनता करप्शन से त्रस्त है, और बेंगलोर में तो कई पोस्टर लग गए थे PCM के। और अगर आप असेंबली की स्थिति देखें, अगर असेंबली की आप स्थिति देखते हैं, तो वहां भी कांग्रेस बहुत मजबूत है। अगर आप देखें, बीजेपी 120 सीट है उनके पास, विधायक हैं, जबकि अपोजिशन के पास तकरीबन 102 हैं, जिसमें 72 कांग्रेस के हैं और बाकी JDS के हैं। तो एक बहुत मजबूत स्थिति में है जहां तक सदन की बात है, असेंबली की बात है। और भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह से कामयाबी मिली कर्नाटक में, तो लोगों की आंखें खुल गई, खासकर अमित शाह की। और उसी के बाद यह गेम प्लान शुरू किया गया कि अब ओवैसी साहब को भेजो, MIM को भेजो। अब आखिर बीजेपी क्यों डोरे डाल रही है ओवैसी साहब को, या ओवैसी साहब को क्यों भेजा जा रहा है, क्यों उनको लैंड कराया जा रहा है कर्नाटक में, और वो भी 11वें घंटे पर, आखिरी वक्त पर? दरअसल कर्नाटक की अगर आप पॉपुलेशन का जो एक डेमोग्राफी देखेंगे, तो तकरीबन 13%, कुछ लोग कहते हैं 14%, और कहीं कहीं 17 से 18% कुछ कंस्टिट्यूंसीज में मुस्लिम हैं, जहां पर मुस्लिम बहुत निर्णायक हैं। और ज्यादातर उनका जो शिफ्ट है वो या तो देवगौड़ा की पार्टी की तरफ है, और एक बहुत बड़ी संख्या में जो शिफ्ट है उनका, वो कांग्रेस की तरफ है। और यहीं पर माहौल को गरमाया जा रहा है, बहुत सिलसिलेवार तरीके से, बहुत ही प्लान्ड वे में आप कह सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा जी को वहां भेजा गया, और उन्होंने कहा कि भाई, हर घर में हिंदू लोग जो हैं वो हथियार रखें, और अगर हथियार नहीं है
तो जो सब्जी काटने वाला चाकू है उसी की धार तेज कर लीजिए। फिर बीजेपी के एक और नेता हैं जो वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये छोटे छोटे मसले छोड़ दीजिए, पानी के, जल के, बिजली के, लव जिहाद पे फोकस करिए। और बाद में उसमें अमित शाह पहुंचे, उन्होंने तो कह दिया कि साहब टीपू सुल्तान है एक तरफ और दूसरी तरफ राम मंदिर है, आपको चुनना है। अब जाहिर तौर पर इस माहौल को जब गरमाया जा रहा था तो ओवैसी साहब भी आ गए और ओवैसी साहब ने बाकायदा, उनकी पार्टी ने कर्नाटक में जिले जिले में रैलियां शुरू कर दी हैं। तो एक तरफ साध्वी प्रज्ञा हैं, छुरी तेज कर रही हैं, और एक तरफ MIM है। आप समझ सकते हैं गेम प्लान। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। कर्नाटक के हालात वाकई में आप लोग बाशऊर लोग हैं, आप लोग जानते हैं यहाँ पर किस किस्म की सियासत चलती है। और अब ओवैसी साहब क्यों बी टीम हैं और उनका रोल क्या रहता है? उनको कुछ लोग कहते हैं साहब वोट काट देते हैं, खासकर सेकुलर पार्टीज का। इस पर तो मैं एक एक्सपर्ट के साथ आ ही रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें मैं आपके सामने दोस्तों रखना चाहता हूं। मुश्किल से 30-40 सेकंड लगेंगे। एक कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी साहब एक बहुत बड़ा फैक्टर हुए और कई सीटों पर समाजवादी पार्टी, जहां मुस्लिम पॉकेट्स में अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, वहां कहीं 5,000 वोट काट दिए, कहीं 8,000 वोट काट दिए, कहीं 10,000 काट दिए। बिहार में जो अभी उपचुनाव हुए या उससे पहले भी RJD को बहुत नुकसान पहुंचा। और इस बार भी आप देखें तो कई सीट पर MIM को जो उतारा गया बिहार में बाई इलेक्शंस में, तो नुकसान हुआ है तेजस्वी और नीतीश बाबू का। और अगर आप महाराष्ट्र देखें तो महाराष्ट्र में NCP का, शरद पवार का नुकसान हुआ है, कांग्रेस का नुकसान हुआ है। और अब बारी कर्नाटक की, और कर्नाटक बहुत डिसाइसिव होने जा रहा है, बहुत ही डिसाइसिव है। क्योंकि आप यूं कह सकते हैं कि जो कर्नाटक जीतेगा तो 2023 में 9 राज्यों में जो चुनाव है उसका एक मोमेंटम बनेगा, एक लीड बनेगी। खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहां चुनाव होने हैं, तेलंगाना में, उसका एक मोमेंटम जो बनेगा उसको तोड़ने की कोशिश अमित शाह कर रहे हैं, चाणक्य कर रहे हैं। और जहां तक मुस्लिम सीटों की बात है तो 224 के हाउस में अगर आप देखें 60 सीट ऐसी हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, और इन्हीं 60 सीटों पे सेंधमारी की कोशिश के लिए MIM को उतारा गया। अभी खबर मेरी यह है कि 15-20 सीटें हो सकता है ये 30 तक बढ़ जाएं जहां पर MIM उतरेगी, यानी जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है उस पर कोशिश है। और अगर ये डैमेज कांग्रेस को होता है या JDS को होता है तो आप सोच सकते हैं कि अगर 224 के हाउस में अगर 30-40 सीटों पर भी डेंट मार दिया, 5,000 वोट, 8,000 वोट, तो चुनाव पर एक बड़ा असर होगा, नतीजों पर इसका। अब दोस्तों कई जहन में सवाल मेरे भी हैं और आपके भी हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि बात तो मुसलमानों के हित की करते हैं, बीजेपी को हिट करते हैं, मोदी जी को हिट करते हैं, अमित शाह को हिट करते हैं, सब कुछ ऐसा करते हैं ओवैसी जहां लगता है कि नहीं ये आदमी सेकुलर क्रेडेंशियल्स का है। लेकिन जब चुनाव की बात आती है, रणभूमि की बात आती है, तो ये सेकुलर पार्टीज का ही नुकसान करते हुए दिखते हैं। इसीलिए शक होता है कि ये क्या बी टीम है, इनकी फंडिंग कौन करता है, इनको कभी भी सेंट्रल एजेंसीज जो हैं, चाहे ED है, IT है, CBI, ये कभी छेड़ती नहीं है। आप देखेंगे विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो बचा हो ED के जाल से, लेकिन आज तक इनके घर पर नहीं पहुंची, जबकि बेशुमार दौलत है। यही सब सवाल है कि आखिर इनके यहाँ छापा क्यों नहीं पड़ता, और आखिर क्या इनकी कोई अमित शाह से, भाजपा के चाणक्य के साथ कोई गेम प्लान है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सवाल है और मैंने इस पर आज आपके सामने बुलाया है एक बहुत ही वाहिद एक्सपर्ट को जो मुस्लिम सियासत को जानते हैं, ओवैसी साहब के वालिद के अच्छे दोस्त रहे और मुस्लिम पॉलिटिक्स को पिछले 40-45 साल से कवर कर रहे हैं, हिसाम सिद्दीकी साहब। और मुझे लगा कि उनको रूबरू कराना चाहिए आपसे, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं चुनाव के समय लोगों के मन में रहता। चलिए आज इस पर बात करते हैं, सीधे चलते हैं हिसाम सिद्दीकी के पास। एक एक लफ्ज सुनिएगा, 45 साल का तजुर्बा है। क्या ओवैसी साहब जो बात तो करते हैं मोदी के मुखालिफ, जो बात तो करते हैं अमित शाह के मुखालिफ, RSS के मुखालिफ, लेकिन जब इंतखाब की बात आती है, इलेक्शंस की बात आती है, तो पता लगता है वो बी टीम बन जाते हैं। हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? आप 40-45 साल से
मुस्लिम पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, ये ओवैसी साहब वाकई बी टीम है या अपनी मर्जी से पहुंच जाते हैं? कौन इनको फंड करता है? थोड़ी रोशनी आप इस पर डालें। अब कर्नाटक की जो पोजीशन है इस वक्त मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत ही खतरनाक है। कर्नाटक सरकार कह रही है कि हम सिविल कोड ला रहे हैं, कर्नाटक सरकार कह रही है कि हम हलाल मीट बंद करने जा रहे हैं, कर्नाटक में बीजेपी के लोग कह रहे हैं जो हिंदुत्ववादी संगठन है कि हम सब्जी नहीं बेचने देंगे, कर्नाटक में कह रहे हैं हम हिजाब नहीं पहनने देंगे। ऐसे हालात में अगर बीजेपी सरकार, और बीजेपी कमजोर है कर्नाटक में, वो अपने करप्शन की वजह से बहुत बदनाम हो चुकी है सरकार। अब अगर वहां उसके हारने का चांस है कांग्रेस के जरिए तो वैसे पहुंच गए हैं, तो वैसे जाहिर है किसी ना किसी के तो कहने पे हैं, अपनी मर्जी तो नहीं पहुंच सकते हैं, ये गए हैं किसी के न कहने पर। और अब तो जैसा कि आपने भी बताया, उनके किसी कौसर मोहिउद्दीन उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं शायद, उन्होंने प्रेस वो ऐलान कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, ये कह दिया कि हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अरे भैया आपकी सारी सीटों पर क्या हैसियत है? अव्वल तो ओवैसी की जो पार्टी है दीपक, इस देश में कोई इस पर गौर नहीं करता, बात नहीं करता, बहस नहीं करता कि ओवैसी की पार्टी ही एंटी सेकुलरिज्म है। उनकी पार्टी के नाम है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन। क्या मतलब है इसका? मतलब आप हिंदुस्तान में से 18% 16% मुसलमानों को इत्तेहाद करेंगे, वो भी सारे आपके साथ नहीं है, तो ये तो उनकी बुनियादी गलत लगती है हमको। तो वो जो कर रहे हैं हरकत, वो जानबूझकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का और मुसलमानों को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं मुसलसल। अभी गुजरात में वो क्या करके आए ये भी सबने देखा है। उससे पहले यूपी में वो आए थे, खैर यूपी में चलिए उनको ज्यादा वोट नहीं मिले, फिर भी कई सीटें यूपी में उनकी वजह से हारी हैं। तो नहीं, ये लेकिन जो निजाम भाई, मैं आपको टोक रहा हूँ। जो आंकड़े हमने गुजरात के देखे या जो आंकड़े हमने बिहार के देखे, बिहार में जो बाई इलेक्शंस हुए अभी, उन बाई इलेक्शंस में जिस तरह से एमआईएम ने अपने कैंडिडेट खड़ा किया, तो नुकसान तो फिर उसमें महागठबंधन का हुआ है। वो कहीं 10,000 वोट काट देते हैं, कहीं 11,000 वोट काट देते हैं, और वो जो 10-11,000 वोट वो काटते हैं, उससे क्या होता है कि जो सेकुलर पार्टी है कहीं ना कहीं वो उसके वोट कम होते हैं और पता से लगता है वो एडवांटेज बीजेपी होता है। तो कर्नाटक में भी जो मेरी जानकारी है, जो मेरी वहां बेंगलोर में बात हुई है, 20 से 25 ऐसी सीटें हैं, खासकर गुलबर्गा में, बीजापुर में, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर ये अपने कैंडिडेट्स खड़ा करने जा रहे हैं। और जाहिर तौर पे जब ओवैसी जाएंगे और फिर वो जो तकरीर करेंगे, तो जाहिर तौर पे इससे नुकसान तो सेकुलर पार्टीज का होगा, इससे नुकसान तो कांग्रेस का होगा। और अगर 25-30 सीटों पर खुदा ना खास्ता अगर असर डाल दिया 5,000 वोट का, 8,000 का, तो हिजाज साहब गिनती तो बिगड़ गई कांग्रेस की। बिल्कुल मुमकिन है। देखिए दो काम होते हैं। ओवैसी की पार्टी को वोट कितना मिलता है ये इतना मैटर नहीं करता, 2-4 हजार 5,000 कहीं ज्यादा भी। असल मसला ये है दीपक कि ओवैसी जो तकरीरें करते हैं जाकर के चुनाव में, उनकी तकरीरों की वजह से हिंदू वोटर पोलराइज होता है बीजेपी की तरफ से। यही बीजेपी का मकसद है कि वो ओवैसी के जरिए ये काम करते रहें। वोट कितने मिले वो उतना मैटर नहीं करता, जितना मैटर ये करता है कि वो भी हिंदू वोटर जो फेंस सिटर कहलाते हैं, जिनको बीजेपी से लेना देना नहीं होता है, जब वो ऐसी की तकरीर सुनते हैं, फिर उनके दिमाग में आता है कि यार ये मुसलमान क्या कर रहे हैं, इनके खिलाफ तो जाना चाहिए, तो वो चले जाते हैं। तो असल जो काम बीजेपी का होता है वो इनकी तकरीरों से पोलराइजेशन का होता है। और जैसा आपने कहा कि वहां पहले से ही तय कर दिया है बीजेपी ने, वो अमित शाह चौकी जाके बोल आए हैं टीपू सुल्तान और राम मंदिर, और फिर प्रज्ञा सिंह ठाकुर गई और फिर वहां के अध्यक्ष कह रहे हैं लव जिहाद। अगर उनसे पूछा जाए कि कर्नाटक में लव जिहाद के कितने केस हैं, कोई सर्वे है क्या, तो झूठ है, कुछ नहीं है उनके पास। एक भी लाइन का सर्वे या कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे वो साबित कर सकें कि लव जिहाद कोई बड़ा मसला है। प्रज्ञा ठाकुर कह रही चाकू तेज कर लीजिए, अमित शाह कह रहे हैं कि साहब आप टीपू सुल्तान और राम मंदिर में चुन लीजिए। अब उस बीच में जब ये शेरवानी वाला पहुंचता है वहां, और ये जाकर के जाहिर है ये टीपू सुल्तान की भी बात करेंगे, ये बता दूं आपको, तो ये अपने वोट कितने पाएंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन ये नॉन मुस्लिम जो बीजेपी के वोटर नहीं भी हैं, हिंदू वोटर, उनको पोलराइज कर देंगे बीजेपी की तरफ, ये इनका काम है। और अब चाहे कोई कुछ कहता रहे दीपक,
जिस तरह की इनकी एक्टिविटीज हैं, सियासी एक्टिविटीज, अब कोई कुछ भी कहता रहे, अब मैं या कोई भी समझदार मुसलमान ये मानने को तैयार नहीं है कि ओवैसी बीजेपी के पेरोल पर हैं। बी टीम तो छोड़ दीजिए, जो बीजेपी कहती है, जो अमित शाह इंस्ट्रक्शन देते होंगे या मोदी, वही करते हैं वो। अब वो चाहे जितनी सफाई दें, उनकी सफाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या मतलब भाई? मुसलमानों को इत्तेहाद कर लेंगे आप 18% 16% पर जीत लेंगे? तो ये जो हरकत वो कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है मुसलमानों के लिए। अब दिक्कत क्या है? जी जी जी, एक सवाल मेरा आ रहा था, मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं ओवैसी साहब पे आऊंगा। ये सवाल भी बड़ा मौजूद है, क्योंकि आप कर्नाटक जाते रहे हैं और कर्नाटक के ज्यादातर चुनाव आपने कवर किए हैं। कर्नाटक में कई बड़े नेता आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे उनसे, तो कर्नाटक की आप सियासत समझते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा वहां निकली, और आपके पास भी फीडबैक आया होगा, बड़ी गजब की वहां पर इसको कामयाबी मिली कर्नाटक में, और बहुत लोग आए, और खासकर जो अकलियत है, जो माइनॉरिटीज है, उसमें बहुत सपोर्ट मिला। और कांग्रेस का इंटरनल सर्वे भी कह रहा है कि साहब ये तो इलेक्शन बड़े आराम से, अगर कांग्रेस थोड़ा सा भी कायदे से और थोड़ा सा मन लगा के और मेहनत करके अगर वो लड़ती तो जीतेगी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी में इनफाइटिंग बहुत है। येदुरप्पा और बोम्बई जो चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के, उनके बीच में झगड़ा है, करप्शन के चार्जेस है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस को समर्थन देना चाहिए था ओवैसी साहब को, अगर वाकई वो माइनॉरिटीज की वो चिंता उनको है, अगर वाकई वो चाहते हैं कि भाई बीजेपी हारे, आरएसएस की जो ये यहाँ पर पूरा नेटवर्क है वो ध्वस्त हो, अगर इस तरह की सोच वो रखते हैं ओवैसी, तो समर्थन क्यों नहीं करते कांग्रेस का? तो कांग्रेस ही उनको 2-4 सीट दे दे, भाई लड़ जाइए आप, ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारी अभी कर्नाटक के एक बीजेपी लीडर से बात हुई एक हफ्ता पहले, तो हमने उनसे पूछा भाई आपके यहाँ सिचुएशन क्या है, आप लोग दोबारा पावर में आ रहे हैं? उन्होंने कहा साहब एक्सेस तो कांग्रेस का है। बहुत साफ साफ कहा उन्होंने कहा साहब एक्सेस तो पब्लिक में कांग्रेस का है, और यात्रा का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। दूसरे उन्होंने कहा हमारे मुख्यमंत्री ने कुछ करके नहीं दिया, इसका भी बड़ा नुकसान हुआ है। अब रही ओवैसी की और कांग्रेस की बात, देखिए ओवैसी 2004 में कांग्रेस के साथ थे। 2004 से 2014 तक कांग्रेस ने, या 2000 जब तक अर्जुन सिंह एचआरडी मिनिस्टर थे, कांग्रेस ने जितने काम मुसलमानों की तालीम के सिलसिले में कर दिए या उनकी फाइनेंशियल मदद करने में कर दिए 2004 से 2009 तक खास करके, उसका कोई मिसाल पिछले 20 साल में नहीं मिलती है और ज्यादा में। तब ओवैसी साथ थे। आज तक ओवैसी ये नहीं बता पा रहे हैं या बताना चाहते नहीं हैं कि उन्होंने यूपीए छोड़ा क्यों। वो सिर्फ लफाजी करते हैं, कभी कोई ठोस बात आज तक उन्होंने बता के नहीं दी है कि उन्होंने क्यों छोड़ी है। तो इससे तो जाहिर होता है कि उनको जो फायदे बीजेपी से मिल रहे होंगे वो कांग्रेस से नहीं मिलते होंगे, तभी ना उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा है और हर जगह कांग्रेस के खिलाफ चले जाते हैं। और एक सिर्फ कांग्रेस नहीं है, देखिए वो महाराष्ट्र में खिलाफ है अघाड़ी के, वो बंगाल में खिलाफ है ममता के, वो बिहार में खिलाफ है लालू की पार्टी के और नीतीश कुमार के, वो उत्तर प्रदेश में खिलाफ है समाजवादी पार्टी के, वो कर्नाटक में खिलाफ है कांग्रेस के। वो किसके हैं फिर? वो ये तो बताएं, क्या सिर्फ 18% वोट पर वो सबसे लड़ाई लड़के और सबको मुखालिफ बना करके वो कुछ कर लेंगे, सिवाय इसके कि मुसलमानों को और ज्यादा परेशानी में डालें? अब एक दिक्कत और भी है दीपक, वो दिक्कत ये है कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, तो हम लोग लिमिटेड सोर्स है हमारे पास, हम एक लिमिटेड तक सीमा तक कर सकते हैं। लेकिन जो अपोजिशन पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, और जो पार्टियां हैं, ये लोग अपनी कैंपेन में मुसलमानों में ये बात नहीं बताते हैं कि ओवैसी कितना खतरनाक है आपके लिए, बाकी सब बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये इस डर में रहते हैं कि यार ओवैसी खिलाफ बोलूंगा तो वो मुसलमान नाराज हो जाए। ऐसा नहीं है, आप सच बात तो बताइए लोगों को आप सच बात बताएंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे। लेकिन नहीं, ये लोग बोलते नहीं। तो ओवैसी के खिलाफ कैंपेन भी चूंकि नहीं हो पा रही है बहुत मजबूती से, इसका भी वो फायदा उठा रहे हैं। साहब एक चीज और, आप एक ऐसे संपादक हैं, एक ऐसे एडिटर हैं इस वक्त हिंदुस्तान में, जो जितने भी मुसलमानों के धर्म गुरु हैं उन सबके साथ आपका राबता साहब है, चाहे देवबंद कह लीजिए, चाहे नदवा कह लीजिए, चाहे जहां जहां मुस्लिम
रिलीजियस लीडरशिप है वो सब आपके टच में है। तो जब आपकी मुस्लिम रिलीजियस लीडरशिप से बात होती है, जब आप उनसे बात करते, तो वो ओवैसी के बारे में क्या कहते हैं? क्या उनका समर्थन है ओवैसी को? आज तक एक भी रिलीजियस लीडर और सोशल लीडर मुसलमान ने ओवैसी की तारीफ हमसे नहीं की है। और हद यह है कि ओवैसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बहुत एक्टिव हो गए थे बीच में, अभी भी हैं। अब वहां पर पहले थे मौलाना वली रहमानी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी, तो वो इन लोगों की हरकतों को काफी हद तक ठीक कर लेते थे। अब वो रहे नहीं, अब वो है नहीं। और एक साहब जो दूसरे काम देख रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, वो है हैदराबाद के, तो वो ओवैसी के दबाव में रहते हैं, जिससे भी थोड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन अकेले में बात मैंने जितने लोगों से की, आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि ओवैसी की पॉलिटिक्स ठीक है। सब ने कहा कि भाई इनकी पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती है, ये मौलाना मदनी साहब से बात हुई जो देवबंद वाले, मदनी साहब क्या कहते हैं इनके बारे में? नहीं, मदनी साहब से मेरी बात तो नहीं हुई, मदनी साहब से मेरी बात तो नहीं हुई है, लेकिन जिन जिन लोगों की बात हुई है उन सब ने मौलाना वहां के मदनी, दोनों मदनी, अरशद मदनी और महमूद मदनी, कई बार तो उन्होंने टीवी पर बाकायदा कहा, वो तो हवाला दे देते हैं कि ओवैसी के वालिद से उनके बड़े ताल्लुकात थे, लेकिन ओवैसी के बारे में वो कोई राय देते नहीं है, ना तो पॉजिटिव राय ना निगेटिव राय, वो बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते हैं अब ये तो मसलहत वही जाने, लेकिन उनको बोलना चाहिए, बहुत खुल के बोलना चाहिए। अगर उनको मुसलमानों की फलाह की वो है, फिक्र है जी कि मुसलमान चैन से इस देश में रह सके, वरना अगर ये मैं बता दूं आपको कि दोबारा कर्नाटक में कांग्रेस हार गई और बीजेपी पावर में आ गई, तो मुसलमान भूल जाए कि किस तरह मुसलमान रहता है, फिर तो मुसलमानों को गुलाम बन के रहना पड़ेगा, जिस तरह की हरकतें बीजेपी कर्नाटक में कर रही है। अब आप मुझे बताइए, हलाल मीट बैन करने का क्या मतलब है? मैं 2 सवाल और बचे हैं और मैं जल्दी जल्दी उनका जवाब चाहता हूं, समय भी भाग रहा है। एक, ओवैसी साहब के, असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो वालिद थे, उनके जो फादर थे, पिताजी थे, उनसे भी आपके संपर्क थे, क्योंकि आप तो 40-45 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। ओवैसी साहब के जो वालिद, उनके फादर और ओवैसी साहब, इनकी सियासत में बुनियादी फर्क क्या दिखता है आपको? नहीं, बुनियादी फर्क ये है कि वो नुकसान नहीं करते थे और वो अपने आप को हैदराबाद तक महदूद रखते थे। उनका ये था कि वो हैदराबाद तक रहें, उसके आगे निकलने की कोशिश कभी नहीं की उन्होंने। कहीं उन्होंने एक एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़वाया किसी दूसरे स्टेट में, और वो इनके मुकाबले 1000 गुना ज्यादा समझदार थे ओवैसी साहब से। जी। दूसरी चीज, क्या आपको लगता और है कि मैं आपको उनका एक वाकया बता दूं, अब ना तो वो रहे ना दिलीप कुमार साहब रहे। बंबई में जब राइट हुआ 1993 में, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद बहुत बड़ा राइट हुआ था, सबको याद है। तो उस वक्त बात आई कि रिलीफ के लिए चंदा इकट्ठा करना है, तो उस रिलीफ के चंदा इकट्ठा करने में दिलीप साहब परेशान रहते थे और लोग उनके साथ लगे जरूर थे, लेकिन चूंकि कर्फ्यू था और निकलना मुश्किल था, लोग बैंक नहीं जा पा रहे थे, तो पैसे देने में दिक्कत हो रही थी कि वे बैंक से पैसे निकालें कैसे। उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी के वालिद ने, मेरी पर्सनल जानकारी है, उन्होंने हैदराबाद से और कई जगहों से चंदा इकट्ठा करके थोड़ा मोड़ा नहीं 90 लाख रुपए दिलीप कुमार साहब को भेजे कि आप रिलीफ का काम करिए और इसके अलावा भी कोई जरूरत होगी तो हम मौजूद हैं इसके लिए। तो वो इस किस्म के आदमी थे जी। अब आपको क्या लगता है कि ओवैसी साहब का जो मैं लाइफस्टाइल देखता हूँ, बेशुमार दौलत है और महंगी गाड़ियों से चलते हैं, और अभी तक तमाम विपक्ष के नेताओं पे छापे मारे गए। अगर कोई 2 करोड़ की गाड़ी से पार्लियामेंट में विपक्ष का कोई नेता पहुंच जाए, कांग्रेस का पहुंच जाए या समाजवादी का पहुंच जाए, किसी और पार्टी का पहुंच जाए, तृणमूल का पहुंच जाए, तो समझ लीजिए कि उसके घर ईडी पहुंच जाती है। लेकिन ओवैसी साहब रेंज रोवर से आते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों से आते हैं। आज तक इनके यहाँ जब से मोदी और अमित शाह की सरकार आई, एक बार छापा नहीं पड़ा है। तो क्या ये एक आपको अंदर ही अंदर पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं कोई खेल दिखता है? आपको शक होता है क्या? बिल्कुल शक नहीं, हमको तो यकीन है 100% ये मिले हुए हैं। इसलिए मिले हुए हैं कि हैदराबाद में जो हरकतें करते रहते हैं और जिस तरह इनकी आमदनी है और जितने कॉलेजेस में ये कैपिटेशन फीस वगैरह लेते हैं, वो छोटी बात नहीं है। और कभी न तो इनकम टैक्स ना तो मैं जहां तक मेरा पर्सनल ताल्लुक है, मुझे 100% यकीन है कि ये बिल्कुल बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं, उनसे पैसे
अब दोस्तों, जो कर्नाटक जीतेगा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो देश जीतने जा रहा है, लेकिन हाँ, जो कर्नाटक जीतेगा वो कहीं ना कहीं 2023 में एक बहुत मजबूती के साथ अपनी दावेदारी जनता के सामने रख सकता है, वोटर के सामने रख सकता है। 9 राज्यों में चुनाव है और उसके बाद 2024, जिसके अब मुश्किल से 1.25 साल बचे हैं, वहां भी दावेदारी पेश हो सकती है। इसलिए कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात चाणक्य समझ रहे हैं, हमेशा समझ रहे हैं, और इसीलिए ये गेम प्लान है। बहरहाल, अब क्योंकि ये बहुत विवादास्पद आज विषय मैंने उठाया और मैं चाहूँगा कि अगर इन पर कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं, माइक्रो लेवल तक जा सकते हैं और अपने सवाल भी उठा सकते हैं इनको लेकर कि क्या वाकई ये बी टीम है या वाकई कौम की हिमायती हैं और कौम के लिए जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, कौम को फ़ायदा होता है इससे, कुछ सेकुलर पार्टीज़ को फ़ायदा होता है, बीजेपी को वाकई नुकसान होता है इनकी वजह से। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें कहीं ना कहीं समझनी होगी और इसीलिए ये वीडियो था। आपके आइडियाज़ भी मुझे चाहिए, आपके रिएक्शन भी मुझे चाहिए, और आखिर में यही कि इस वीडियो को शेयर करिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, लोग देखें, वरना गोदी मीडिया तो हमेशा हाईलाइट करती है, वो कभी ओवैसी साहब से सवाल नहीं करेगी, बल्कि ओवैसी साहब को हमेशा वहां लाया जाता है जहां पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को जवाब देना है, तेजस्वी को जवाब देना है, राहुल गांधी को जवाब देना है, शरद पवार को जवाब देना है, उद्धव ठाकरे को जवाब देना है, केजरीवाल को जवाब देना है, केसीआर को जवाब देना है, तब लाया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है ओवैसी साहब को। इस सच को समझने की जरूरत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को शेयर करिए।